हाय एवरीवन, स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ रहे थे हम लोग, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख रहे थे और लास्ट लेक्चर में नोबल गैस के आधार पे कैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एलिमेंट्स का लिखा जाता है, सेल वाइज कैसे अरेंज करते हैं, तो ये सब हम लोग देख चुके थे। अभी हम लोग इसमें देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ आयंस, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ आयंस। आयंस के बारे में हम लोग जानते हैं दो प्रकार के होते हैं, कैटायंस, एनायंस। कैटायन मतलब जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, एनायन मतलब जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज आता है कैसे, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव चार्ज आता है कैसे, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसमें से जो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज वह बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट पर एटम। एक एटम जितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना ही प्लस आएगा। उसी प्रकार से नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड पर एटम, ऐसा। और इतना याद रखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन है, लॉस या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वह हमेशा रिलेटेड होगा वैलेंस सेल से, नॉट वैलेंस सबसेल। वैलेंस सबसेल नहीं, वैलेंस सेल याद रखोगे इसके लिए। जैसे इसको एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं, समझ में आएगा क्या है कि नहीं। तो इतना सा बात याद रख लोगे कि आयंस पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेंगे, नेगेटिव माने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितना पॉजिटिव चार्ज है मतलब वे इतने इलेक्ट्रॉन लॉस किए होंगे, और जितना नेगेटिव चार्ज है मतलब उतने इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे। लॉस या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो भी होगा वैलेंस सेल से रिलेटेड होगा, ये नहीं कि जो लास्ट में लिखा हुआ है सब सेल उससे। तो जैसे मान लो कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लोग को लिखना है Ca2+ का। अब Ca2+ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है तो सबसे पहले इसके एटॉमिक फॉर्म का लिखना होगा। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है। तो इसके लिए जब कन्फिग्रेशन लिखोगे तो नोबल गैस के आधार पे लिख सकते हो या पूरा भी लिख सकते हो। तो जैसे पूरा लिखोगे मान लो तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 ऐसा होता है। ये कैल्शियम का है। लेकिन जब हम लोग Ca2+ का लिखेंगे तो ये 2+ चार्ज बता रहा है कि यह 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन 2 हटाओगे वो कहाँ से, वैलेंस सेल से। तो ये है फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल, ये फोर्थ सेल जो कि वैलेंस सेल है। तो यहीं से 2 इलेक्ट्रॉन को हटाना है। तो जब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन हट जाएंगे तो बचेगा क्या, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ऐसा हो गया कन्फिग्रेशन। उसी प्रकार से मान लो लिखना है N∠- का। तो सबसे पहले तो N का लिखना पड़ेगा। हमेशा याद रखोगे कि किसी भी आयन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है तो पहले उसके एटम का लिखना होगा, आयन का डायरेक्ट नहीं। तो जब नाइट्रोजन 7 इसके लिए लिखोगे तो 1s2 2s2 2p3 ऐसा हो जाएगा। लेकिन यहाँ N नहीं है बल्कि N पे ट्रिपल- है। और जब N पे 3- चार्ज है तो माइनस चार्ज मतलब कि इलेक्ट्रॉन गेन करा होगा। अब गेन किया है कितना, तो 3- है तो 3, तो यही 3 को इसमें जोड़ देंगे। तो 1s2 2s2 2p3 + 3 मतलब 2p6 ऐसा करके। लेकिन यदि एलिमेंट्स कुछ ऐसा हो मतलब जैसे मान लो कि Mn4+ है, तो सबसे पहले आप लिखो Mn25। नोबल गैस के आधार पे लिखते हैं। आर्गन 18 हो गया इसका। इसके बाद लिखोगे तो हो जाएगा 4s2 3d5।
अब यदि Mn पे यहाँ 4 प्लस है, इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन लूज करा होगा इसने। अब 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन हटाओ कहाँ से, वैलेंस से। तो उस हिसाब से लिखोगे यदि यहाँ से डायरेक्ट, तो आर्गन 4s2 और यहाँ 5 में 4 निकाल दोगे तो 3d1। तो क्या ये सही किए? नहीं किए। हम क्या बोले, इलेक्ट्रॉन किससे निकालना है, वैलेंस सेल से। यहाँ जो सेल दिख रहे हैं यह थर्ड सेल है, ये फोर्थ सेल है। तो ज़रा बता दो कि थर्ड और फोर्थ में वैलेंस सेल कौन होगा, लास्ट में कौन होगा, थर्ड सेल लास्ट में होगा या फोर्थ सेल लास्ट में होगा। तो जाहिर सी बात है कि ये जो दो सेल हैं थर्ड और फोर्थ, तो दोनों में से वैलेंस में कौन होगा, फोर्थ सेल होगा। मतलब करोगे क्या कि इस कन्फिग्रेशन को अरेंज करके लिखोगे। इस कन्फिग्रेशन को क्या करके लिखना है, अरेंज करके लिखना है। सेल वाइज जैसे अरेंज करने के लिए बताया गया था उस प्रकार से अरेंज करके लिखेंगे। और जब अरेंज करेंगे इसको तो ऐसे, मतलब ये गलत तरीका है, ऐसे नहीं। तो क्या करो कि यही कन्फिग्रेशन को अरेंज करो। तो जब अरेंज करोगे इसको सेल वाइज, तो आर्गन 4 और 3 में थर्ड सेल पहले आता है, तो 3d5 और लास्ट में लिखोगे 4s2 ऐसे करके। और अब Mn पे 4 प्लस है, तो अब यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन को निकालो। तो इलेक्ट्रॉन लास्ट से निकालने के लिए शुरू करोगे, तो यहाँ 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा। इसके बाद फिर जो बचा 2 यहाँ से, इलेक्ट्रॉन को लास्ट सेल से निकालना है। तो लास्ट सेल यहाँ फोर्थ सेल है और फोर्थ सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ से निकलेंगे। इसके बाद जो 2 बच जाएंगे वो फिर यहाँ से, तो ये हो जाएगा आर्गन 3d3 हो जाएगा। 2 यहाँ से और यहाँ से भी 2 हट ही गया, तो डायरेक्ट 3d3 बचा। ऐसे लिखना है। तो बस इस बात को ध्यान में रखोगे कि यहाँ जो कन्फिग्रेशन हो ना वो सेल वाइज अरेंज हो। जैसे इधर कोई दिक्कत नहीं था ना, यहाँ डायरेक्ट लास्ट में 4 था तो इसी से निकल गया, वैलेंस वही था। उसी प्रकार से इसके लिए हम लोग लिखे तो वैलेंस सेकेंड था तो उसी में ऐड कर दिए। लेकिन ऐसा यदि हो जिसमें उल्टा पलटा हो सेल, तो उसको पहले अरेंज कर लोगे और तब इलेक्ट्रॉन को निकालोगे। ध्यान रखना इस बात को। उसी प्रकार से मान लो लिखना है हम लोग को PD2+ का, तो पहले PD का लिखना होगा ना, एटॉमिक नंबर 46, कन्फिग्रेशन लिखोगे तो क्रिप्टन 36, और इसके बाद होता है 5s और 4d, तो यहाँ 2 और यहाँ 8। लेकिन यह एक्सेप्शनल कन्फिग्रेशन है, ये होता ही नहीं है। होता है यहाँ 5s 0 और ये हो जाता है 10। तो जब इसके लिए लिखोगे तो ये क्रिप्टन 4d10 5s 0। अब 5s में जब इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं तो इसको लिखो चाहे नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकलेगा भी नहीं क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो अब जब PD2+ के लिए लिखोगे तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन को निकालना होगा, और 2 अब इसी से निकलेगा क्योंकि यही बच ही रहा है। तो यहाँ बच जाएगा क्रिप्टन और ये हो जाएगा 4d8 ऐसा। तो ऐसे कन्फिग्रेशन को लिखना है। किसी का भी ऐसे लिख सकते हो, जैसे मान लो टंगस्टन 3++ का लिखना है ऐसे। तो इसके लिए पहले टंगस्टन का लिखो, 74 होता है, तो इसके लिए लिखोगे नोबल गैस के आधार पे, तो जेनॉन 54 हो गया। इसके बाद होता है 6s2 4f14 और 5d4 ऐसा हो जाएगा। तो करोगे क्या, इसको पहले अरेंज करके लिखोगे, डायरेक्ट यहीं से इलेक्ट्रॉन नहीं निकालना है। जब अरेंज करोगे तो जेनॉन ये हो जाएगा, सबसे पहले 4f लिखाएगा, फोर्थ सेल पहले 4f14, इसके बाद हो जाएगा 5d4 और लास्ट में हो जाएगा 6s2। सेल वाइज अरेंज कर दिए। अब जो इस पे 3+ है तो अब 3 इलेक्ट्रॉन निकालने की सोचो। तो अब जब 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे, W पे 3+, तो 3 इलेक्ट्रॉन वैलेंस है, तो वैलेंस में पहले तो 2 ही है, तो 2 ही यहाँ से निकलेगा और 1 यहाँ से। तो अब जो बचेगा वो बचेगा Xe 4f14 5d3, 2 यहाँ से निकल जाएगा, 1 यहाँ से, ऐसा कन्फिग्रेशन बचेगा। तो हमेशा इस बात की ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वह वैलेंस सेल का है या नहीं।
वैलेंस शेल का है तभी, नहीं है तो ऐसे अरेंज करके पहले लिख लोगे तब निकालना। तुम डायरेक्ट यहाँ से ऐसे भी निकाल सकते हो कि दिमाग में रख करके कि 6 4 5, तो 6 सबसे लास्ट में तो पहले यहीं से निकलेगा, इससे बच गया तब फिर 5 से तब 4 से, तो डायरेक्ट यहाँ से भी निकाल लोगे। लेकिन उससे बेहतर है कि पहले उसको अरेंज कर लो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो इस प्रकार से आयंस के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस हम लोग लिखते हैं, चाहे पॉजिटिव आयंस हो या नेगेटिव आयन में कोई झंझट नहीं है। ये पॉजिटिव आयन जब होंगे केटायन, उसी में इस बात का हम लोग को खास ध्यान रखना है, एकदम ध्यान रखोगे इस बात को। एक और जैसे मान लो कि SN4+ के लिए लिखना है, तो SN तो 50 है एटॉमिक नंबर, तो इसके लिए लिखोगे तो पहले लिखाएगा क्रिप्टन 36, उसके बाद फिर लिखोगे तो इसके बाद आता है 5s2 4d10 5p2, ऐसे आएगा। तो 36 और 10 46, 2 48 और 2 50। अब SN4+ है तो डायरेक्ट यहीं से 4 इलेक्ट्रॉन नहीं निकालना, देख लो सेल जैसे तैसे अरेंज है, 5 के बाद फिर 4 आ गया, फिर 5 आ गया, तो इसको क्या करोगे अरेंज करोगे। तो क्रिप्टन पहले लिख लेना 4d10, 4 वाला को पहले, उसके बाद 5 और फिर 5, और अब इस पे 4+ है तो 4 इलेक्ट्रॉन्स को निकालो लास्ट से। तो लास्ट में तो यहाँ 2 ही दिख रहा है, तो यहाँ से 2 निकल जाएगा, उसके बाद फिर 2 यहाँ से निकलेगा 4, तो अब बच जाएगा ऐसा 4d10। दिस इज द एक्चुअल कन्फिगरेशन। तो एकदम ध्यान रखना है सब बात का। तो ये सब सेल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आयंस के लिए हो गए, देखिए इसको हम लोग काफ़ी डिटेल में। अब ऑर्बिटल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ऑर्बिटल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। सेल वाइज 2 8 18 करके लिख रहे थे, सब सेल वाइज 1s 2s करके लिखे। अब ऑर्बिटल वाइज, तो ऑर्बिटल का एग्जिस्टेंस तो सबसेल से है। सबसेल में हम लोग पढ़े हैं S सबसेल, P सबसेल, D सबसेल, F सबसेल। S सबसेल में 1 ऑर्बिटल, P सबसेल में 3 ऑर्बिटल्स, D में 5 ऑर्बिटल्स, F में 7 ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स का अलग अलग शेप नाम हम लोग देख चुके हैं, लेकिन जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते वक्त याद रखोगे कि यहाँ ऑर्बिटल को एक बॉक्स डायग्राम या फिर ऐसे सर्कल से दिखाते हैं। तो यहाँ 3p ऑर्बिटल है तो यहाँ के लिए 3 बॉक्स बनेंगे ऐसे, या सर्कल से दिखाओगे तो ऐसे 3 सर्कल दिखाने पड़ेंगे। जनरली बॉक्स डायग्राम यूज करते हैं। D में 5 है तो इसके लिए 5 बॉक्सेस बनेंगे, सेम साइज का होना चाहिए ऐसा। वैसे F में 7 है तो इसके लिए 7 बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे। तो ऐसे ऑर्बिटल्स को हम लोग दिखलाते हैं जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं तब। चलो S में तो एक ही ऑर्बिटल है, P में कितने ऑर्बिटल्स हैं? 3। तो ये जो 3 ऑर्बिटल्स थे, तीनों का नाम हमने लिखा था Px Py Pz। वैसे D के 5 हैं तो dxy dyz dzx dx² माइनस y² dz²। अब यहाँ ई नहीं कन्फ्यूज करना है कि शुरू वाला हमेशा dxy ही होगा, लास्ट वाला dz², ये कोई ज़रूरी नहीं है, बस यहाँ ऐसे हम लोग लिखे हैं। वो कोई भी ऑर्बिटल को कुछ भी आप मान सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब जो देख रहे हो कि D के जो ये 5 ऑर्बिटल्स हैं, 1 2 3 4 5, ये पांचों ऑर्बिटल जो एक साथ बनाए गए हैं, इसका मतलब है कि पांचों का एनर्जी बराबर है। वैसे यहाँ तीनों का एनर्जी बराबर है, और सेम वे में F के जो 7 ऑर्बिटल्स बनाए गए हैं, इन 7 का एनर्जी भी बराबर है। तो वैसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स या कोई भी ऑर्बिटल्स
जिनका एनर्जी इक्वल हो, तो ऐसे ऑर्बिटल्स को हम लोग बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स का एनर्जी या जो इक्वल होता है ये तभी होगा जब वह एटम जिसके लिए यह ऑर्बिटल है वह एटम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में नहीं हो। इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। So the orbitals which have equal energy in the absence of electric and magnetic fields are called degenerate orbitals, and this phenomenon is called degeneracy। समझ गए कि वैसे ऑर्बिटल जिनका एनर्जी बराबर हो, लेकिन बराबर कब होगा? जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में वह एटम नहीं हो जिसके लिए यह ऑर्बिटल है। तो फिर ऐसे ही ऑर्बिटल्स को डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बोलेंगे, और यह जो फेनोमेनन है ऑर्बिटल्स के एनर्जी का इक्वल होना, यह फेनोमेनन कहलाता है डीजेनरेसी। अब बोलोगे सर ये वर्ड क्यों लगा है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एब्सेंट क्यों होना चाहिए, प्रेजेंट रहेगा तो क्या होगा? तो देखो क्या होता है। सो जैसे मान लो कि डी के 5 ऑर्बिटल्स हैं। अब ऑर्बिटल्स है तो ऑब्वियसली इसमें इलेक्ट्रॉन हो सकता है ऐसे करके। अब यही ऑर्बिटल को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव। अभी नेगेटिव पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब कि यह नेगेटिव फील्ड से रिपेल करेगा, पॉजिटिव फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होगा। लेकिन नेगेटिव फील्ड इस पर ज़्यादा भारी पड़ता है। क्यों? आगे चैप्टर्स में हम लोग देखेंगे। तो जब ऐसे ऑर्बिटल को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का नेगेटिव पोर्शन, मतलब जो नेगेटिव फील्ड है, और ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उस पर भी नेगेटिव चार्ज है, तो ये दोनों सेम फील्ड के चलते क्या होगा? रिपल्सन। रिपल्सन मतलब कि पहले एनर्जी बढ़ेगा और उसी के चलते ये ऑर्बिटल्स स्प्लिट कर जाएंगे। मतलब ये जो 5 ऑर्बिटल्स का एनर्जी बराबर है, कोई जरूरी नहीं 5 का बराबर रहेगा, ये ऐसे हो सकता है 3 का अलग हो जाए और 2 का अलग हो जाए, मतलब ऐसे टूट जाएंगे ऐसे। तो यहाँ ये 5 कहलाएंगे नॉन डीजेनरेट ऑर्बिटल। नॉन डीजेनरेट मतलब इनका एनर्जी बराबर नहीं है, लेकिन यहाँ ये 5 इक्वल है, मतलब कि 5 का एनर्जी बराबर है। तो ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, ये नॉन डीजेनरेट। हाँ, अब इस नॉन डीजेनरेट में भी ये तीनों एक साथ बनाए, मतलब ये तीनों फिर से डीजेनरेट कहलाएगा, ये दोनों फिर से डीजेनरेट कहलाएगा, लेकिन ये 5 आपस में डीजेनरेट नहीं हुआ। तो इस बात को हमेशा याद रखना है कि वैसे ऑर्बिटल्स जिनका एनर्जी बराबर हो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के एब्सेंस में, तो वे डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहलाएंगे और यह फेनोमेनन डीजेनरेसी कहलाएगा। और यदि वही ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में आते हैं तो रिपल्सन के चलते ऑर्बिटल्स ऐसे स्प्लिट कर जाते हैं, टूट जाते हैं, और स्प्लिटिंग के चलते ही जो है एनर्जी बढ़ सकता है, घट सकता है, एवरेज एनर्जी कुछ ना कुछ होता है। बेसिकली पढ़ना है इन सारी चीज़ को आगे हम लोग को। तो यहाँ इस पूरे एग्जाम्पल से बस एक कंसेप्ट हम समझाना चाह रहे थे, ये डीजेनरेट ऑर्बिटल वाला बात, तो याद रख लोगे इसमें। तो इसके लिए एक लाइन ऐसे रखना कि ऑल द ऑर्बिटल्स ऑफ ए सबसेल आर डीजेनरेट। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड यदि नहीं है तो उस केस में एक सबसेल में जितने ऑर्बिटल्स होंगे सब डीजेनरेट होंगे, मतलब सबका एनर्जी बराबर होगा। जैसे आप लिख रहे हो 3p 3d, तो यहाँ 3p के जो 3 ऑर्बिटल्स हैं तीनों का एनर्जी बराबर होगा, ये तीनों डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहलाएंगे। उसी प्रकार से 3d लिख रहे हो 5 ऑर्बिटल्स होंगे तो 5 का एनर्जी बराबर होगा, तो ये 5 कहलाएंगे डीजेनरेट। लेकिन आप 3p और 3d को कंपेयर करोगे, इन दोनों को, एक इसका और एक इसका, तो दीज आर नॉट डीजेनरेट, इनका एनर्जी अलग अलग हो जाएगा, नॉन डीजेनरेट हो जाएंगे। समझ गए बात को? तो एक सबसेल के जितने ऑर्बिटल्स हैं उनका एनर्जी बराबर होता है और वे कहलाते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। और यही डीजेनरेट ऑर्बिटल्स के बाद जो है कंसेप्ट इसमें आता है, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, एक इम्पॉर्टेंट रूल, जिस आधार पे एलिमेंट का ऑर्बिटल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है। और यह रूल है हून्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी।
हून्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सल प्रिंसिपल है केमिस्ट्री का। जहाँ भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात आएगी यह रूल एप्लीकेबल होगा। क्या बोलता है समझोगे ध्यान से। इट स्टेट्स दैट द इलेक्ट्रॉन्स आर filled into the degenerate orbitals in such a way that the maximum number of electrons are unpaired, so that the system has maximum spin multiplicity, minimum energy and maximum stability। यह कंप्लीट स्टेटमेंट है हून्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का कि द इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इनटू द डिजेनरेट ऑर्बिटल्स इन सच अ वे दैट the maximum number of electrons are unpaired, so that the system has maximum spin multiplicity, minimum energy and maximum stability। इसको सिंपल तरीके से लिखें, एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि द इलेक्ट्रॉन्स आर filled into the degenerate orbitals first singly with parallel spin, and then the pairing of electron starts with opposite spin। सिंपल तरीका हून्स रूल को बोलने का हुआ, जो नीचे स्टेटमेंट अभी लिखे हुआ। एग्जाम्पल से समझो। सपोज नाइट्रोजन के लिए हम कन्फिग्रेशन लिख रहे हैं एटॉमिक नंबर 7। क्या लिखोगे? 1s2 लिखोगे, 2s2 लिखोगे और 2p3 लिखोगे। अब यहाँ s लिखे हो तो इसमें एक ऑर्बिटल एक डब्बा बनाओ, फिर s लिखे हो तो एक डब्बा, फिर यहाँ p है तो इसमें 3 ऑर्बिटल्स होते हैं तो 3 डब्बा बनेगा। अभी 1s में जो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन देख रहे हो, इसका मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन को इसमें रखना है। इलेक्ट्रॉन को एरो से दिखलाएंगे और एक डब्बा में 2 इलेक्ट्रॉन है तो दोनों का स्पिन क्या होगा? अपोजिट। पहले भी देख चुके हैं, मतलब एक का एरो ऐसे ऊपर होगा तो दूसरे का नीचे। कोई ज़रूरी नहीं है कि पहले वाला का ऊपर दूसरे वाला का नीचे हो, मतलब ऐसे भी हो सकता है पहले वाला का एरो नीचे रखो, बाद वाला का ऊपर रखो, ऐसे भी हो सकता है। तो यहाँ तक तो ठीक था कि एक ही ऑर्बिटल है और 2 इलेक्ट्रॉन है तो दोनों को भर दिए जैसे भरना हो। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ 3 ऑर्बिटल्स हैं, इलेक्ट्रॉन भी 3 है, तो इसको ऐसे भी भर सकते हो 1 2 3, या फिर ऐसे भी भर सकते हो 1 2 3। कई तरीके हैं, ऐसे भर सकते हो 1 2 3, या फिर ऐसे भी भर सकते हो 1 2 3। बहुत सारा तरीका हो गया। ये 4 तरीका इसमें भी हम बताए हैं। तो बात है कि अब चारों में से सही तरीका कौन है, तो इसी के लिए हून्स रूल है। देखो P में जो यहाँ 3 ऑर्बिटल्स हैं, ये तीनों अभी डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं। ये तीनों कौन से ऑर्बिटल्स हुए? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। और जब तीनों डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, मतलब तीनों का एनर्जी यहाँ इक्वल हुआ, तो इस केस में इलेक्ट्रॉन को जो भरोगे तो उसके लिए हून्स रूल को याद रखना है। अब हून्स रूल क्या बोल रहा है कि यदि डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं और इलेक्ट्रॉन को उसमें भरना है, तो इलेक्ट्रॉनों को पहले उन सारे डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में एक एक करके भरना है। और जब एक एक करके वे सारे ऑर्बिटल्स भर जाएंगे
तब इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग करना है अपोजिट स्पिन के साथ। मतलब यदि ऐसे 3 डब्बा है ना, तो पहले इलेक्ट्रॉन को तीनों में एक एक करके भरोगे और एक एक करके भर जाएगा, तब फिर उसमें डबलिंग करना है। तो उस हिसाब से चलोगे तो ये तो गलत ही हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। इन तीनों में अब देखो, तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तब इसमें से भी क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन को जो पहले सिंगली भरोगे माने एक एक करके, वे पैरेलल स्पिन में होने चाहिए। पैरेलल स्पिन मतलब सबका एरो या तो ऊपर हो या तो सबका नीचे, माने सब क्लॉकवाइज हो या सब एंटी क्लॉकवाइज हो। तो उस हिसाब से देखोगे तो देखो यहाँ ये तीनों इलेक्ट्रॉन्स का एरो ऊपर है, मतलब तीनों क्लॉकवाइज है। यहाँ तीनों का नीचे है, तीनों एंटी क्लॉकवाइज है। लेकिन यहाँ देखो, एक ऊपर एक नीचे एक ऊपर, तो ये गलत तरीका है। ये दोनों तरीका सही है। तो 2p3 को आप ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, दोनों तरीका क्या है, सही है। तो यही है, इस स्टेटमेंट को हम लोग ऐसे ही समझेंगे कि द इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड इनटू द डिजेनरेट ऑर्बिटल्स फर्स्ट सिंगली विथ पैरेलल स्पिन, कि इलेक्ट्रॉनों को डिजेनरेट ऑर्बिटल में भरा जाएगा पहले एक एक करके पैरेलल स्पिन से, माने सबका एरो का डायरेक्शन सेम रहेगा। एंड देन उसके बाद यदि इलेक्ट्रॉन है तब पेयरिंग करेंगे अपोजिट स्पिन से। मतलब कि यही नाइट्रोजन के जगह यदि हम लोग यहाँ लिखते सपोज ऑक्सीजन का 8, तो यहाँ हो जाता 2p4, तो 2p4 हो जाता। तो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन तो भर दिए, चौथा इलेक्ट्रॉन भरना रहता। तो जो चौथा इलेक्ट्रॉन था, तीनों में से तुम कहीं भी भर सकते हो। यहाँ भरोगे तो ऐसे एरो नीचे देना होगा, इसी को यहाँ ना भर करके यहाँ भी भर सकते हो, तो यहाँ भी एरो नीचे अपोजिट। यदि पहले वाला का ऊपर है तो आप नीचे, या फिर यहाँ नहीं भरोगे तो यहाँ भर सकते हो, कहीं भी भर सकते हो। उसी प्रकार से जब यहाँ भरोगे तो चूंकि इस बार इलेक्ट्रॉन का एरो पहले से नीचे है, तो अब की बार जो भरोगे उसका ऊपर होना चाहिए, ऐसे करके। तो एक एक करके पहले भर लेना है पैरेलल स्पिन में, और उसके बाद फिर इसको डबलिंग करना है ऐसे। तो ऐसे जब इलेक्ट्रॉन को भरोगे तो जिसमें ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये दोनों कहलाते हैं पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। पेयर्ड माने जोड़ा लगा हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ है तो पेयर्ड। और ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन्स बच जा रहे हैं, दीज आर कॉल्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अनपेयर्ड माने ऐसे सिंगल सिंगल अलग अलग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होंगे तो वे अनपेयर्ड कहलाएंगे। तो एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो पेयर्ड, अलग अलग ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन्स है तो वे क्या कहलाएंगे, अनपेयर्ड। ठीक, तो ये वाला स्टेटमेंट तो समझ गए कि इलेक्ट्रॉनों को डिजेनरेट ऑर्बिटल्स में भरेंगे पहले एक एक करके पैरेलल स्पिन में, उसके बाद भी इलेक्ट्रॉन बच रहा है तब उसका पेयरिंग स्टार्ट करेंगे अपोजिट स्पिन से। समझ गए। अब ऊपर वाले स्टेटमेंट पे ध्यान दो कि द इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड इनटू द डिजेनरेट ऑर्बिटल्स इन सच अ वे दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर्ड। पहले यहाँ तक देखो कि इलेक्ट्रॉनों को डिजेनरेट ऑर्बिटल्स में भरा जाएगा इस प्रकार से कि सर्वाधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन क्या बचे, अनपेयर्ड बचे। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहे। जैसे यदि तुम इस तरीके से भर रहे हो, माने पहले ऑर्बिटल में 2 फिर 1, तो यहाँ से जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे तो यहाँ तो एक ही अनपेयर्ड हो गया ऐसा। लेकिन यदि तुम ऐसे भर रहे हो, मतलब ये नाइट्रोजन के लिए मान लो, ये नाइट्रोजन के लिए है, यहाँ 2p3 हो जाएगा, इसको हटा दो, इसको भी हटा दो, ये तो गलत ही था ऐसा। तो यदि तुम अपने मन से भर दिए कि पहला ऑर्बिटल में 2 फिर 1, तो अनपेयर्ड तो एक ही बचा। लेकिन होम्स रूल के अनुसार भरे तो पहले एक करके भरोगे, ऐसे भरो चाहे ऐसे, तो दोनों केस में अनपेयर्ड कितना बच रहा है, 3। तो होम्स रूल बोलता है कि इलेक्ट्रॉन को ऐसे भरना है ना कि यह अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का संख्या ज़्यादा से ज़्यादा बचे। और ये ज़्यादा से ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तब बचेंगे जब तुम इलेक्ट्रॉन को पहले एक एक करके भरोगे। शुरू से ही 2-2 करके भरते जाओगे तो अनपेयर्ड ज़्यादा नहीं बचेंगे। तो होम्स रूल का स्टेटमेंट जो यहाँ तक है, इसका मतलब यही है कि इलेक्ट्रॉनों को डिजेनरेट ऑर्बिटल में भरा जाएगा इस प्रकार से कि सर्वाधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो। और यह तभी पॉसिबल है जब इलेक्ट्रॉन को पहले एक एक करके भरेंगे। अब ज़्यादा से ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना क्यों जरूरी है, मतलब ऐसे एक एक करके 3 क्यों होना जरूरी है, यहाँ ऐसे रहेगा तो क्या दिक्कत हो जाएगा। तो उसके लिए फिर आगे का स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसके चलते उस सिस्टम का, मतलब उस एटम का स्पिन मल्टीप्लिसिटी ज़्यादा होगा। स्पिन मल्टीप्लिसिटी ज़्यादा होने का मतलब एनर्जी कम होना, और एनर्जी कम होने का मतलब होता है स्टेबिलिटी ज़्यादा होना। तो यहाँ से फिर एक नया टर्म आ गया है क्या, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। तो इस स्पिन मल्टीप्लिसिटी को एक बार देखते हैं हम लोग।
स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला होता है सिग्मा ms। सिग्मा ms का मतलब क्या हुआ कि जितने भी यहाँ स्पिन मल्टीप्लिसिटी हो जाएगा 2s + 1 और यहाँ ये जो कैपिटल S है दिस इज सिग्मा ms। ms इज स्पिन क्वांटम नंबर एंड कैपिटल S इज टोटल स्पिन क्वांटम नंबर। ऐसा तो क्या इसका मतलब हुआ, जरा ध्यान से देखोगे। यह स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला है 2s + 1 जहाँ s क्या है सिग्मा ms। यदि ऐसे 3 इलेक्ट्रॉन हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन है, तीनों का एरो नीचे है, तो इसके लिए जो वैल्यू है 1/2 1/2 1/2। एरो नीचे है तो -1/2 लेते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर में इसको देखे थे। या फिर ऊपर वाला का लोगे तो सब इलेक्ट्रॉन का एरो ऊपर है तो +1/2 +1/2 +1/2। तो जब यहाँ से तुम s निकालोगे तो s मतलब सबको जोड़ देना है, मोड वैल्यू लेते हैं, तो 1/2 +1/2 +1/2 कितना आ जाएगा 3/2। तो ये आ गया s का वैल्यू। अब इस s के वैल्यू को यहाँ रख दो तो 2 × 3/2 +1 कट जाएगा, 3 + 1 4 आ जाएगा। ऐसे स्पिन मल्टीप्लिसिटी 4 आया। कौन सा कॉन्फ़िगरेशन के लिए, जब एक एक करके भरे थे उसके लिए। लेकिन जब तुम इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए लिखोगे तो इसका एरो ऊपर है तो +1/2, इसका नीचे है तो -1/2। अभी +1/2 -1/2 मिल करके तो 0 हो गया। तो अब यहाँ केवल एक इलेक्ट्रॉन बच गया 1/2। तो इस केस में केवल एक ही बच रहा है 1/2, तो ये s हो जाएगा 1/2। अब इसके लिए पुट करो तो 2 × 1/2 + 1, तो ये 2 कट जाएगा, 1 + 1 मतलब 2। तो जब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा था तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी का वैल्यू कितना आया, स्पिन मल्टीप्लिसिटी का वैल्यू कितना आया 2। लेकिन जब 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितना आया 4। क्या बोल रहा है कि यदि स्पिन मल्टीप्लिसिटी ज़्यादा हो तो एनर्जी कम, और एनर्जी कम होने से स्टेबिलिटी ज़्यादा। जो पीछे बोर्स एटॉमिक थ्योरी में काफ़ी डिटेल में देखे थे कि कैसे एनर्जी कम होने से स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है। तो अब इस कंप्लीट स्टेटमेंट को समझ लो कि इलेक्ट्रॉनों को डिजेनरेट ऑर्बिटल्स में भरेंगे इस प्रकार से कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो। और यह तभी पॉसिबल है जब इलेक्ट्रॉनों को डिजेनरेट ऑर्बिटल में पहले एक एक करके भरोगे पैरेलल स्पिन से, उसके बाद ज़रूरत पड़े तो पेयरिंग करेंगे अपोजिट स्पिन से। और ऐसा करने से क्या होगा कि जब ज़्यादा से ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेंगे तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी ज़्यादा आएगा, और स्पिन मल्टीप्लिसिटी ज़्यादा आने का मतलब कि उस एटम का एनर्जी कम, और एनर्जी जिसका जितना कम हुआ उतना ज़्यादा क्या होता है स्टेबल। तो यदि हुंस रूल एग्जाम में आता है या आएगा ही, नो डाउट कि नहीं आएगा, तो ये पूरा स्टेटमेंट विथ एग्जाम्पल्स, ऐसे नोट्स में भी एग्जाम्पल लिखा हुआ है। बस यहाँ इस स्पिन मल्टीप्लिसिटी के टर्म को समझना था 2s + 1 जहाँ s सिग्मा ms है, मतलब जितने भी स्पिन क्वांटम नंबर है सबका समेशन निकालना है, मॉडुलस वैल्यू इसका लेते हैं, और तभी s यहाँ पुट करोगे तो 2s + 1 से स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकल जाएगा। तो यह पूरा हुआ डिटेल हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी को। बहुत लोग करते क्या है ना कि हुंस रूल को डिफाइन करने के लिए केवल इतना बात बतलाते हैं। अरे भाई, तो यह हुंस रूल नहीं है ना, ये पूरा है हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो यदि स्टेटमेंट आप इतना लिख करके छोड़े तो फिर इसका चर्चा आप कहाँ किए हो, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी यहाँ आया कहाँ से है, जबकि इसका पूरा तो ऐसा ही है। हुंस रूल केवल कुछ नहीं होता है, हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। सो यू मस्ट हैव टू डिफाइन मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। क्या है मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, इसको भी एक्सप्लेन करना होगा। तो एग्जाम में आप ये वाला स्टेटमेंट लिखोगे नंबर कम आएगा, गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं है, मार्क्स कम मिलेगा। तो इसका कंप्लीट स्टेटमेंट ऐसा ही पूरा लिखो, ये नहीं लिखोगे चलेगा, लेकिन यही लिख दिए ये नहीं लिखे तो फिर नहीं चलेगा। और एग्जाम्पल दे करके वहाँ से ऐसे पूरा बढ़िया से एक्सप्लेन करना होगा। तो आज इस लेक्चर को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। कुछ और भी एग्जाम्पल्स इससे रिलेटेड हम लोग देखेंगे, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।